हाँ जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मुझे ये बता दें काइंडली कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कितना था। लास्ट लेक्चर में हम कहाँ तक पढ़ चुके हुए हैं? ये मुझे बता दें। हाँ भाई, बता दो कहाँ तक पढ़ा हुआ है लास्ट। लास्ट लेक्चर हमने कहाँ तक कहानी पढ़ी थी? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ताकि मैं उस हिसाब से जो है चीज़ें स्टार्ट करें फिर हम। सर, अच्छा, क्वेश्चन खत्म नहीं? बेटा, न्यू चैप्टर तो हमने स्टार्ट करके न्यू चैप्टर को भी हम काफी आगे के तक ले गए थे। नंबर याद नहीं, सिचुएशन कैसे छोड़ा है। चेक करके बताओ जरा मुझे फटाफट, कहाँ तक पढ़ा था। क्योंकि मुझे याद नहीं है कि हमने क्वेश्चन से क्वेश्चन तक कर लिया था। आई थिंक मुझे लग रहा है क्वेश्चन 4 किया हुआ है। फिर भी कंफर्म कर दो मुझे, क्वेश्चन 4 तक किया हुआ है या क्या सीन है। क्वेश्चन 5 करना है। बट ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन 4 तक कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा, क्या कहा, पढ़ते हैं जरा कहानी। सर, ये वाले नोट्स लाइव क्लास वालों के ग्रुप में शेयर होंगे? बेटा, लाइव क्लास वालों के मुझे कोई इतना नहीं पता है। मैं खुद भी लाइव क्लास में नहीं हूँ, ठीक है। मुझे जस्ट जो है वो जो दूसरा वाला ग्रुप है मैं उसी के अंदर ऐड हूँ, तो मुझे उसका पता है। तो जैसी बात है कि आमतौर पे मेरे स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार तुम लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके गुजारा चला लो, ठीक है। क्योंकि मैं उस ग्रुप में हूं नहीं, तो मैं क्या ही, मुझे क्या, क्योंकि नोट्स जो मैं शेयर करता हूँ या तो मैं पोर्टल पे कर देता हूँ या फिर ग्रुप जो बना हुआ होता है पेड वाला उसके अंदर कर देता हूँ। यार 6 बजे ना मुझे थोड़ी सी मुश्किल आ रही है अभी, थोड़ी सी ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सेटल डाउन कर लूँ 6 बजे तक, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आया हुआ है जिसकी वजह से ना मैं 6 बजे क्लास करवा नहीं पा रहा हूँ। कुछ दिन शायद इसी टाइम क्लास होगी, ठीक है। मैं अभी बात करता हूँ, क्योंकि मैं कोशिश बड़ी कर रहा था कि आज मैं 6 बजे करा लूँ, लेकिन आज भी नहीं करा सका मैं 6 बजे क्लास। तो बस कुछ इस मामलात में जरा थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ। बस इस वजह से 6 बजे क्लास हो नहीं पा रही। लेकिन ये है कि क्लास लाजमी करनी है, चाहे बेशक लेट कर लें, क्लास रोज करेंगे हम, ठीक है। ये नहीं होगा कि क्लास का इंशाल्लाह नागा नहीं होता, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी तुम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, आ जाए जरा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में? कहता है रिकॉर्ड ऑल द अबव ट्रांजैक्शंस इन स्टोर लेजर एंड डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ द मंथ एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब इसने कह दिया मुंह से क्या कि भाई क्या करो, मुझे स्टोर लेजर कार्ड बना दो। यहां पे उसने कह दिया है मुंह से। पहले उसने कहा नहीं था। पहले उसने सिर्फ कहा था मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल दो। तो जब क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है तो वो तो मैं अपनी मर्जी से निकाल सकता था। अब स्टोर लेजर बनाना है, तो स्टोर लेजर का सबसे पहले क्या उठाएंगे हम, फॉर्मेट उठा लेंगे।
हमने कहा जी स्टोर लेजर कार्ड, उसने बना कह दिया, हमने ये स्टोर लेजर का फॉर्मेट उठा लिया। ठीक है, स्टोर लेजर कार्ड, जिसमें हमने क्या कहा, परचेज आएगी, परचेज के साथ क्या आएगा, उसकी क्वांटिटी, उसका रेट, उसकी अमाउंट, फिर इश्यूज आएंगे, इश्यूज में इशू के रेट, इशू की अमाउंट, इशू की क्वांटिटी, ठीक है ना, और इसी तरह फिर एंड में क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। तो कहानी जो है सेम टू सेम ऐसी ही रहेगी, और हमने इन्हीं चीजों से चीजें क्या करनी है, मुकम्मल करनी है। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, ये हमारे पास स्टोर लेजर कार्ड मौजूद है। अब इस स्टोर लेजर कार्ड को हम इस्तेमाल करेंगे, और इसकी मदद से हम अपनी चीजों को मुकम्मल करेंगे। ओके होगी कहानी। हमने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, इसको थोड़ा सा हम प्रोलॉन्ग कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगी चीज हमारे पास, सबसे पहले आती है डेट। सबसे पहले क्या आएगी, डेट आएगी। डेट लिखेंगे हम सबसे पहले कि भाई डेट क्या है। डेट आ गई जी 1 अक्टूबर। डेट क्या आ गई मेरे पास, अक्टूबर 1। हमने कहा ओके। अक्टूबर 1 क्या हुआ, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। हमने कहा जी बैलेंस बीडी, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 25 यूनिट्स। कितने, 25 यूनिट्स। कितने के, वो 25 यूनिट्स की उसने वैल्यू बताई हुई है, उसने पर यूनिट का रेट नहीं बताया हुआ। यहां पे उसने क्या बताई हुई है, वैल्यू कितनी, 162.5। तो ये कितने यूनिट्स की वैल्यू है, 25 यूनिट्स की। कितने, 25 यूनिट्स की ये वैल्यू मौजूद है मेरे पास। अच्छा, तो ये तो फिर पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो पर यूनिट रेट क्या आ जाएगा यहाँ पे, 6.5। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 162.5 को 25 पे, तो क्या आ जाएगा, हमने कहा जी हमारे पास आ जाएगा 6.5। ये पर यूनिट का रेट आ जाएगा। ओके होगी बात, क्योंकि यहाँ पे उसने वैल्यू बताई। नहीं, पर यूनिट नहीं है, पर यूनिट नहीं। देखो लिखा हुआ क्या है, फिर से आओ, उसने लिखा है 25 यूनिट्स एट वैल्यू ऑफ रुपीज 162। इनकी वैल्यू, 25 यूनिट्स की वैल्यू 162.5 है। अगर उसने पर यूनिट रेट देना हो ना, तो वैसे देता है, 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 7.75, जैसे उसने यहां नीचे दिया हुआ है। तो ये होता है तरीका पर यूनिट बताने का, कि ये रेट है पर यूनिट का। वहां पे उसने पर यूनिट का रेट प्रोवाइड नहीं किया। एट द रेट है, वैल्यू नहीं है। वहां पे एट द रेट का लिखा हुआ है कि ये एट वैल्यू है, यानी कि उनकी वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, अक्टूबर 4, इश्यू रेक्विजिशन नंबर। हमने कहा जी अक्टूबर 4 को आ गए। अक्टूबर 4 को क्या किए हमने, इशू किए। ठीक है, कितने यूनिट्स इशू किए भाई, हमने कहा जी 8 यूनिट इशू किए। मेथड कौन सा था, सवाल ये आया। स्टोर लेजर कार्ड कौन से मेथड से बना रहे हैं, फाइफो अप्रोच से। फाइफो अप्रोच क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज पहले आएगी वो चीज पहले जाएगी। तो हमने कहा ठीक है, कितने यूनिट्स हमने इशू किए हैं, 8 यूनिट्स इशू किए हैं। तो 8 यूनिट्स कितने वाले इशू होंगे, 6.5 वाले इशू होंगे। तो हमने कहा जी ठीक है, 6.5 वाले इशू कर दिए। तो 8 × 6.5 कितना आ गया। हमने कहा जी 52 आ गया। तो बकाया कितने रह गए, हमने कहा जी हमारे पास बकाया रह गया है, अल्लाह भला करे, 17 यूनिट रह गए हैं हमारे पास। कितने वाले, 6.5 वाले। कितने के, 110.5 के। ओके होगी बात, या तक कोई मसला। अच्छा, फिर ये इश्यू हो गए। अच्छा, इश्यू होने के बाद अगली कहानी, हमने कहा जी उसके बाद हमने क्या किया,
6 अक्टूबर को है। 6 अक्टूबर को हमने क्या किया, रिसीट्स फ्रॉम बी एंड कंपनी। रिसीट का मतलब क्या है, यूनिट्स का खरीदना। रिसीट का मतलब है आना, किनका, यूनिट्स का आना। कौन सी डेट को, अक्टूबर 6 को गुड्स रिसीव हुई हैं। कितने यूनिट्स रिसीव हुए हैं, 50 यूनिट। अक्टूबर 6, ठीक है, अक्टूबर 6 को हमने क्या किए हैं, 50 यूनिट्स क्या किए हैं, परचेज किए। रिसीट, रिसीट का मतलब है आना। कितने यूनिट, 50 यूनिट। किस रेट पे, 5.75 के रेट पे। कितने के बनेंगे, बता दें, 287.5। तो ये मैंने परचेज में डाल दिए। अब मैं गया बैलेंस की तरफ। बैलेंस कितना बना मेरे पास, हमने कहा जी बैलेंस मेरे पास है, अल्लाह भला करे, 17 यूनिट्स, 6.5 वाले, 110.5 के, और 50 यूनिट मेरे पास 5.75 वाले हैं, जिनकी कीमत क्या है, 287.5। ओके होगी बात। इसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट, अक्टूबर 7, अक्टूबर 7 को मैंने इशू किए हैं कितने यूनिट, 12। अक्टूबर 7 इशू, कितने यूनिट, 12 यूनिट इशू किए हैं। अब 12 यूनिट किस हिसाब से इशू होंगे देखने पड़ेंगे। हमने कहा जी 12 यूनिट तो ऊपर वाले 17 में से ही हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। तो 6.5 वाले, तो 12 × 6.5 कितना आ जाएगा। हमने कहा जी 78। बाकी यूनिट बचेंगे 5, 6.5 वाले, 32.5 के, और साथ में 50 यूनिट मेरे पास बचेंगे 5.75 वाले, जिनकी कीमत क्या है, 287.5। फिर अक्टूबर 7 के बाद क्या हुआ, अक्टूबर 10, अक्टूबर 10 को रिटर्न टू बी एन कंपनी, हमने कुछ चीजें जो खरीदी थी वो वापस कर दी। रिटर्न टू बी एंड कंपनी, बी एंड कंपनी से पीछे खरीदा था ना मैंने, गुड रिसीव किए थे। तो हमने कहा ठीक है, कितने यूनिट्स हमने वापस किए, 10 यूनिट वापस किए, ठीक है, बी एंड कंपनी को। हमने कहा जी अक्टूबर 10 है, रिटर्न है टू बी एंड को, कितने यूनिट हैं, 10। अब जब चीज आई थी तो क्या रिकॉर्ड हुई थी, परचेज में, तो जाएगी भी तो यहीं से रिकॉर्ड होगी। तो 10 यूनिट यहां से चले गए, 5.75 वाले, कितने के, 57.5 के। ओहो, नीचे वाली लाइन में लिखना था, गलत हो गया। अक्टूबर 10, सॉरी माजरत, अक्टूबर 10, रिटर्न टू बी एंड को, 10 यूनिट, 5.75 वाले, 57.5 के। ठीक होगी बात। अच्छा, नेक्स्ट, अगली कहानी क्या आ गई। अब बैलेंस बताना है कितना रह गया। तो हमने कहा जी 5 यूनिट मेरे पास अभी भी कितने वाले पड़े हुए हैं, 6.5 वाले, 32.5 के, और 50 में से 10 निकल गए तो कितने रह गए, 40 यूनिट रह गए, 5.75 वाले, जो कि इतने के बनते हैं, 230 के। ऐसे ही है। अच्छा, ले जी, ये कहानी भी हो गई हमारी। हमने कहा ओके, नेक्स्ट, अगली कहानी किसकी थी, 10 अक्टूबर के बाद।
हमने कहा ये 10 के बाद 12 को इशू किए, कितने यूनिट? 15 यूनिट। और 13 को आपने 20 यूनिट इशू किए। ठीक है। तो ठीक हो गया। अक्टूबर 12 हमने क्या किया है, इशू करवाए हैं कितने? 20 यूनिट। इशू कितने करवाए हैं? 20 यूनिट। हमने कहा ठीक है। ओके फाइन। नहीं, कितने? पहले 15 यूनिट हुए हैं, 15 फिर 20, माजरत। 15 यूनिट जो मैंने इशू किए हैं, पहले 5 ये वाले जाएंगे, 6.5 वाले कितने के? 32.5 के। और बाकी 10 यूनिट जाएंगे नीचे से, 5.75 वाले, 57.5 के। तो ये 5 तो मेरे पास खत्म हो जाएंगे, ये तो इशू हो गए। तो पीछे कितने रह गए मेरे पास? मैंने कहा जी बाकी जो 40 है ना, 40 में से 10 आप इशू कर चुके हैं, तो बाकी बचे हैं 30 यूनिट्स, 5.75 वाले, कितने के? करें जरा कैलकुलेट। 172.5। चेक कीजिएगा। चलो ठीक है। फिर अक्टूबर 12 के बाद क्या आया? अक्टूबर 13, 20 यूनिट इशू हुए इस दफा। ठीक है। अक्टूबर 13 इशू किए, कितने? 20 यूनिट्स। अब ये 20 की 20 कहाँ से देंगे? 30 में से ही जाएंगे। ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, इसमें से ही जाने दो। अच्छा। तो 20 यूनिट जाएंगे 5.75 वाले, कितने के? 115 के। और पीछे कितने यूनिट बच जाएंगे? 10 यूनिट बचेंगे, 5.75 वाले, सॉरी, 5.75 वाले कितने के? 57.5 के। यहां तक किसी को कोई मसला, कोई सवाल? यहां तक कहानी क्लियर है? एनी वन, एनी प्रॉब्लम? अच्छा। नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट क्या है आपके पास? अक्टूबर 15। अक्टूबर 15 को क्या हुआ? उन्होंने कहा जी अक्टूबर 15 को आपने फिर से रिसीट की, यानी कि फिर से परचेज की। क्या किया हमने? फिर से परचेज किया है, अक्टूबर 15 को। हमने कहा ठीक है जी। अक्टूबर 15, सॉरी, अक्टूबर 15 है। अक्टूबर 15 को मैंने क्या किए हैं? रिसीट की हैं। रिसीट कितने की है? मैंने कहा जी हमने रिसीट किए हैं 25 यूनिट। ठीक है, 25 यूनिट हमने रिसीट किए हैं, और 1 यूनिट का रेट था 6.1। तो बताएं जी टोटल कितने के बनते हैं ये? 152.5। ठीक है जी, हमने कहा जी 152.5 के बनते हैं। ठीक है। ये हमने परचेज किए हैं। और हमारे पास बैलेंस आगे कितना आ गया? हमने कहा जी 10 यूनिट मेरे पास कौन से पड़े हुए हैं? 5.75 वाले। ठीक है, जो कि कितने के बनते थे? 57.5 के। और मेरे पास जो है 25 यूनिट मेरे पास पड़े हुए हैं, कौन से? 6.1 वाले, कितने के? 152.5 के। ओके होगी कहानी? अच्छा। ओके, डन। नेक्स्ट।
अक्टूबर 15 के बाद अगली कहानी कौन सी आई? हमने कहा जी अक्टूबर 15 के बाद आई है कहानी अक्टूबर 17 की। अक्टूबर 17 को क्या हुआ, हमने फिर से इशू किए कितने यूनिट्स, 10 यूनिट। अक्टूबर, हमने कहा जी ठीक है जी, किधर गया, अक्टूबर 17, अक्टूबर 17 को हमने क्या किया है, इशू किया, 1 मिनट। अच्छा, अक्टूबर 17, अक्टूबर 17 को हमने किए हैं इशू, कितने यूनिट इशू किए हैं जी, हमने 10 यूनिट इशू किए हैं। ठीक है, तो जब 10 यूनिट इशू करेंगे तो किस रेट वाले करेंगे, फाइफो के मुताबिक 5.75 वाले, कितने के बनेंगे, 57.5 के। तो बकाया कितने बचे मेरे पास, मैंने कहा जी बकाया यूनिट मेरे पास 25 बचे हैं, क्योंकि शुरू वाले तो निकल गए। कितने वाले, 6.1 वाले, कितने के बनेंगे, 152.5 के। ओके होगी गानी। फिर आ गया अक्टूबर 19, अक्टूबर 19 को क्या हुआ, अक्टूबर 19 को क्या है, रिसीव्ड अ रिप्लेसमेंट फ्रॉम, रिसीव्ड अ रिप्लेसमेंट फ्रॉम बी एंड कंपनी। हमने रिप्लेसमेंट रिसीव की है, रिप्लेसमेंट आई, वो जो मैंने चीजें वापस की थी, रिप्लेसमेंट यूनिट्स आए मेरे पास कितने, मैंने 10 यूनिट वापस किए थे, किस रेट वाले, 5.75 वाले, तो वही वापस आए, क्योंकि मैंने उनके लिए पैसे तो पहले ही पे कर दिए, मैं दोबारा तो पैसे नहीं पे कर रहा मैं उनके लिए, तो वही वाले वापस आए हैं। तो 57.5। ठीक होगी बात, तो बैलेंस में कितना जाएगा, हमने कहा जी 25 यूनिट मेरे पास पड़े हुए हैं, कितने के, 6.1 के, कितने के बनेंगे, 152.5। और फिर हमने कहा जी 10 यूनिट मेरे पास कौन से बैलेंस में पड़े हुए हैं, 55.75 वाले, कितने के, 57.5 के। ओके होगी कहानी। यहां तक किसी को कोई मसला, यहां तक मुझे बता दें, एनी वन एनी प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। अच्छा, नाउ नेक्स्ट। अब क्या है, अब हम कौन सी डेट को आ गए, अब हमने कहा जी हम जंप इन किए हैं अक्टूबर 20 को, रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन, अक्टूबर 20 से प्रोडक्शन से रिटर्न आई है, प्रोडक्शन से कौन सी रिटर्न आई होगी, जो आखिरी बार मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू किए होंगे। तो लास्ट मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कौन से यूनिट इशू किए थे, मैंने कहा जी मैंने उनको 10 यूनिट इशू किए थे। ठीक है, ये मैंने क्या किए थे, 10 यूनिट इशू किए थे, 5.75 वाले। तो इनमें से वापस आई होगी चीज, तो अगर इनमें से चीज वापस आई होगी, तो फिर मैं क्या लिखूं यहाँ पे, फिर हमने कहा जी यहां से क्या आए हैं, 5 यूनिट वापस आए हैं। ठीक है, तो ये मैंने माइनस कर दिया, कितने वाले, 5.75 वाले, कितने के बनेंगे, 28.75 के। अब ये चीज वापस आई है, लेकिन अब ये बैलेंस में कैसे दिखाई देगी, सवाल ये है, हाउ वी विल सी दिस इन बैलेंस। इसके ऊपर हमें जो है थोड़ी सी बातचीत करनी पड़ेगी। अच्छा, ये थोड़ा सा हिल गया है, ओहो, यार ये क्या हुआ है, 1 मिनट है ना मुझे, मैं इसको जरा सीधा कर दूं। अच्छा, अब मेरे ख्याल से सही बैठ गया, यस। अच्छा, यहाँ तक ओके होगी बात।
हमने ये बात की, हमने कहा भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हमने जो है इशू किए थे लास्ट। लास्ट कौन से यूनिट इशू किए थे, क्योंकि वहीं से रिटर्न आएगी ना मुझे। क्योंकि उसने मुझे क्या कहा है कि मुझे क्या आ रही है, प्रोडक्शन की से रिटर्न आ रही है। जुमला पढ़ो जरा, अक्टूबर 20 का। उसने क्या किया, रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन मटेरियल रिटर्न नोट, MRN स्टैंड्स फॉर मटेरियल रिटर्न नोट। तो मुझे मटेरियल कितना वापस आ रहा है, तो मुझे मटेरियल आता कहां से वापस है। हमने कहा जी हमें मटेरियल आता है वापस जहां पे हमने प्रोडक्शन की हुई है, क्योंकि इश्यूज की बात हो रही है। और हमने पहले ही बात की थी कि जब भी सवाल में इशू का लफ्ज आएगा, इशू करने का मतलब क्या है कि हम रॉ मटेरियल की बातें कर रहे हैं। वरना वो क्या कहेगा, सेल। सेल किसकी होती है, फिनिश गुड्स की होती है। ठीक है। तो ये बातें हमने ऑलरेडी कर रखी हैं। तो ये हमने यहां पे क्या किया था, मटेरियल इशू किया था। अब वो क्या आ रहा है, वापस आ रहा है। मटेरियल क्या आ रहा है, वापस आ रहा है। तो अब मटेरियल रिटर्न नोट, और कौन सा रिटर्न आएगा, जो हमने लेटेस्ट इशू किया होगा, क्योंकि उसने स्पेसिफिकली नहीं बताया ना कौन सा वाला वापस आ रहा है। तो हमने कहा जो भी लेटेस्ट है मैंने इशू किया था, वो वाली चीज क्या हो रही है, वापस आ रही है। तो मैंने लास्ट कौन से इशू किए थे, मैंने 10 यूनिट इशू किए थे 5.75 वाले। तो वही मुझे वापस आएंगे। तो मैंने कहा इन 10 यूनिट में से 5 मुझे क्या आ गए, वापस आ गए। तो अब मेरा बैलेंस किस तरह का दिखेगा, अब ये बात करनी है हमने कि हमें ये बैलेंस किस तरह का दिखाई देगा। ओके हो गई बात। अच्छा, तो अब मैंने कहा जी मेरे पास 5 यूनिट हैं, ठीक है, 5.75 वाले। 25 यूनिट है मेरे पास 6.1 वाले, और 10 यूनिट है मेरे पास, ठीक है, 5.75 वाले। तो 5.75 वाले ये आ गए, 6.1 वाले ये आ गए, और 5.75 वाले ये आ गए। कितने कितने के, हमने कहा जी 28.75 के ये थे, 152.5 के ये हैं, ओहो, 152.5 के ये हैं, और लास्ट वाले कितने के हैं, अल्लाह भला करे, 57.5 के। ओके हो गई बात। ये मेरे पास बैलेंस पड़ा हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद यहां तक किसी को कोई मसला, यहां तक मुझे बताओ, एनी वन, एनी प्रॉब्लम। हाँ जी, बाकी भी बता दें, किसी को कोई मसला, बाकी सबको भी बातें क्लियर हैं। चलो गुड हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी डेट आ गई, अक्टूबर 22। अक्टूबर 22 को क्या हुआ, अक्टूबर 22 को उसने कहा है ट्रांसफर किया है उसने जॉब 182 से जॉब 187 में। ठीक है, मटेरियल ट्रांसफर किया है। तो मटेरियल ट्रांसफर किया है एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को, तो स्टोर का तो इसमें कोई काम ही नहीं है। क्या स्टोर का कोई काम है यहाँ पे, हमने कहा नहीं भाई, स्टोर का तो यहाँ पे कोई काम है ही नहीं। तो जब स्टोर का काम कोई नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, टोटली इग्नोर कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। इसको हमने नहीं पूछना, इसका यहाँ पे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, तो इसको हमने इग्नोर करना है। डन। क्योंकि इसमें स्टोर में ना कोई चीज आई है, ना कोई स्टोर से कोई चीज गई है। तो जब स्टोर छेड़ा ही नहीं है, ना स्टोर में कुछ आया ना स्टोर में कुछ गया, क्यों, बारों बार चलेगी चीज। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चीजें ट्रांसफर कर दी हैं, दैट्स इट। तो इसमें स्टोर डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं था, तो लिहाजा हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इन चीजों को इग्नोर कर दिया। क्लियर। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या आया, इश्यू रिक्वेस्ट नंबर 90। उसमें हमने कितने यूनिट्स इशू किए हैं, 10। ठीक है,
कौन सी डेट है? अक्टूबर 26। हमने कहा ओके। अक्टूबर 26। अक्टूबर 26 को हमने क्या किया है, इशू किया है। कितने यूनिट इशू किए हैं? हमने कहा जी हमने 10 यूनिट इशू किए हैं, लेकिन किस हिसाब से? बैलेंस बता रहा है कि 5 आपके पास पुराने पड़े हैं, पहले तो वो 5 निकालो। 5 कौन से वाले जाएंगे? 5.75 वाले, जिनकी कीमत क्या बनती है, 28.75। और इसके साथ बाकी 5 यूनिट कौन से इशू होंगे? हमने कहा जी बाकी 5 यूनिट इशू होंगे 6.1 वाले। ठीक है। तो 6.1 वाले जो हैं वो कितने के बनेंगे? हमने कहा जी वो बन जाएंगे 30.5 के। तो बकाया कितने बच गए? हमने कहा जी बकाया बच गए 20 यूनिट, क्योंकि ऊपर वाले 5 तो खत्म हो गए। ये वाले 5 जो थे ये तो मुक गए। ठीक है, नीचे वाले 25 में से भी 5 चले गए। तो अगर उनमें से भी 5 चले गए हैं तो 20 रह गए हैं मेरे पास। ठीक है। तो 20 ये रह गए, और 10 जो हैं वो 5.75 वाले रह गए। ठीक है। अच्छा, कितने के बने? 6.1 का ये है एक, और ये कितने का है, 57.5 का एक है। तो ये बनेंगे कितने के, 122। ठीक है। और अल्लाह वल्लाह करे, ये बनेंगे 57.5 के। ओके, हो गई कहानी? यहाँ तक कोई मसला? गुड। शाबाश, इसी तरह पार्टिसिपेट करते रहो। हाँ सॉरी, 5.75 आना था। गुड। टाइपिंग एरर है। ठीक है। अच्छा, ले जी। इसके बाद हमने कहा जी अक्टूबर 29। अक्टूबर 29 को ट्रांसफर किया एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक। क्या करेंगे इसको, बताओ? इग्नोर करेंगे। गुड। नाजमा बेटा, आप भी बोला करें, आप भी क्लास का हिस्सा हैं। गुड। अच्छा जी, तो अक्टूबर 29 को हम इग्नोर कर देते हैं, आगे चलते हैं। अक्टूबर 30, शॉर्टेज इन फिजिकल स्टॉक टेकिंग। ये किस दिन पता लगी? शॉर्टेज पता लगी है अक्टूबर 30 को। अक्टूबर 30, शॉर्टेज। ठीक है। शॉर्टेज आई है मेरे पास। कितने यूनिट्स की? 2 यूनिट्स की। तो 2 यूनिट्स की अगर शॉर्टेज है तो इसको मैं कहाँ डाल दूंगा, कॉस्ट ऑफ इशू के अंदर शामिल कर देंगे। तो 2 यूनिट कितने वाले? ऑब्वियसली बात है 6.1 वाले लगेंगे यहाँ पे। कितने के बनेंगे? अल्लाह भला करे, 12.2 के। बकाया कितने बचे? 18 यूनिट। 6.1 वाले कितने के? 109.8 के। और इसके साथ क्या बचेगा? इसके साथ 18 यूनिट ये थे, और 10 यूनिट हैं 5.75 वाले। ठीक है। कितने के? 57.5। ऐसे ही है। अब यहां से मुझे बता दो जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी कितनी बनती है? व्हाट इज द क्लोजिंग इन्वेंट्री? तो हमने कहा जी क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए हम ऐड कर लेते हैं चीज़ों को। क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए क्या करें? क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी इक्वल टू 109.8 प्लस 57.5 इज इक्वल टू 167.3। ठीक होगी बात? तो ये मेरी क्या आ जाएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। अच्छा, दूसरी उसने क्या चीज पूछी थी मुझसे, कॉस्ट ऑफ सेल्स पूछी हुई थी उसने।
तो या कॉस्ट ऑफ इश्यूज सॉरी पूछी हुई थी, तो कॉस्ट ऑफ इश्यूज में जितने इशू किए हैं इनमें जो प्लस हो रहा है वो प्लस कर दो, जो माइनस हो रहा है उसको माइनस कर दो। ये 28.5 क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था यहाँ से, मैंने माइनस नहीं किया हुआ, ये माइनस कर दो यहाँ पे, ये माइनस कर दें। अब आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ऐड करनी है चीज़ें, किसकी, कॉस्ट ऑफ सेल्स की। कॉस्ट ऑफ इशू कैलकुलेट करते हैं। हमने कहा जी कॉस्ट ऑफ इशू विल बी इक्वल टू, पहले कितनी है 52 प्लस 78 प्लस 32.5 प्लस 57.5, ठीक है, प्लस, अल्लाह भला करे, ये कितना था, 115, 115 प्लस 57.5, ठीक है, और फिर माइनस, माइनस आ जाएगा 28.75, ठीक है, फिर प्लस 28.75, ठीक है, फिर प्लस आ जाएगा आपका 30.5, फिर अल्लाह भला करे प्लस आ जाएगा 12.2। ये टोटल कितना बन जाएगा, 435.2। ओके हो गई कहानी। हिबा बेटा कोई ना कोई कैलकुलेशन में गलती है, नाज़मा बेटा आपके भी कैलकुलेशन में गलती, अच्छा नहीं वो 167 को और था वो, ठीक है, सही, वो पिछली कैलकुलेशन है, डन डन। अच्छा, कोई मसला नहीं बेटा, कोई मसला नहीं, हो जाता है। खैर, ये बातें समझ आई हैं, कॉस्ट ऑफ इशू कैसे कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करनी है, इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम। चलो, डन हो गया। नहीं जी, हमारा इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, और एक मिनट, एक मिनट, अच्छा जी, ये डन हो गई कहानी। अच्छा जी, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कंप्यूट द क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है, दैट शुड बी रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, 2009 की। और ये सवाल कितने नंबर का है, 15 सवाल का नंबर का सवाल था, पास पेपर का क्वेश्चन है बेसिकली ये, ठीक है। अच्छा, हमारे पास चार किस्म के प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए, बी, सी एंड डी। हाँ, कार्ड रिक्वायर्ड नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, कार्ड नहीं है, उसके बगैर चलेगा हमारा काम, ठीक है। अच्छा, हमें सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। चार प्रोडक्ट हैं, ए बी सी एंड डी। दो के साथ वेटेड एवरेज मेथड लग रहा है और दो के साथ फाइफो मेथड लग रहा है, इस चीज का हमने ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, अब हम निकाल भी क्लोजिंग डेट पे रहे हैं, 31/12/2009 को। तो क्लोजिंग डेट पे हमने एक चीज देखनी होती है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो हमने किस पे जाना है, लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी के चक्कर में जाना है हमने, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो चीज़ें कैलकुलेट करने चाहेंगे। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक। सिर्फ अभी ए और बी की बातें कर लेते हैं, क्योंकि ए और बी पे दोनों पे वेटेड एवरेज लगना है। तो मैंने पहले ए और बी की कहानी पढ़ूंगा। हमारे पास ओपनिंग यूनिट्स कितने हैं, इसके 10,000 हैं, ठीक है, और दूसरे के 15,000 हैं, ठीक है। तो 10,000 और 15,000 मुझे ये ओपनिंग इन्वेंट्रीज की बने। अब रूल क्या था, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे रिकॉर्ड करते हैं। तो ओपनिंग यूनिट्स की कॉस्ट जो है वो कम है, तो ये 70,000 पे रिकॉर्ड होगा। और ये इसकी एनआरवी कम है, तो ये 1,10,000 पे रिकॉर्ड हो रहा होगा। ठीक होगी बात।
फिर हमने करंटली यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए। हमने कहा जी 50,000 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए ए के लिए, और 60,000 यूनिट्स मैंने परचेज किए बी के लिए, ये प्रोडक्शन की है। और उनके ऊपर खर्चा कितना है, 4 लाख का और 6 लाख का। हमने कहा जी ठीक है, कोई मसला नहीं है। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट हमें बता रखी है, क्लोजिंग यूनिट्स हमें पता है, लेकिन उसमें जो डैमेज यूनिट्स की भी मुझे कहानी पता है। तो इसका मतलब है दो तरह की यूनिट्स है मेरे पास, एक गुड यूनिट्स और एक डैमेज यूनिट्स। लाइक जैसे ए है, ए के क्लोजिंग यूनिट्स कितने, क्योंकि मुझे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है ना, मुझे बाकी यूनिट से कोई मतलब नहीं है, बाकियों से मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, मुझे सिर्फ किसके तरफ फोकस रखना है, क्लोजिंग यूनिट्स की तरफ फोकस रखना है। तो क्लोजिंग यूनिट्स मेरे पास टोटल कितने थे, 5,000। ठीक है, उन 5,000 में से 300 क्या है, डैमेज्ड है। तो इसका मतलब है गुड यूनिट्स कितने हो गए, 4,700। 5,000 में से 300 निकाल देंगे और 10,000 में से 600 निकाल देंगे, तो मेरे पास गुड यूनिट्स और बैड यूनिट्स की कहानी आ जाएगी। ये देखो, यहां पे देखो ये कैलकुलेशन हुई हुई है, गुड यूनिट्स की और बैड यूनिट यानी कि डैमेज यूनिट्स की। ठीक है, तो मेरे पास डैमेज यूनिट्स की कहानी भी क्या है, मौजूद है। डन हो गई बात। तो ये देख लो जी, हमारे पास डैमेज यूनिट्स कितने आ रहे हैं, इसमें किसी किस्म का कोई मसला। टोटल यूनिट्स थे मेरा 5,000, 10,000, 15,000 और 24,000। उसमें से डैमेज यूनिट्स कितने थे, 300, 600, 800 और 1,500 निकाल दिए, तो पीछे गुड यूनिट्स मेरे पास कितने रह गए, 4,700, 9,400, 14,200 एंड 22,500। डन होगी बात। अच्छा, ये तो आ गए यूनिट्स। अब उसके बाद मुझे क्या निकालना था, हमेशा तरीकाकार क्या होता है, सबसे पहले क्वांटिटी निकाल ली, किसकी, डैमेज की भी निकाल ली और सही वालों की भी निकाली। अब उनके ऊपर हमने अप्लाई क्या करना है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। यूनिट्स पता लग चुके हैं, अब रेट अप्लाई करना है। अब रेट दो तरह के होंगे, एक कॉस्ट होगी और एक एनआरवी होगी। दोनों में से क्या लेंगे हम, लोअर ऑफ लेंगे। तो गुड यूनिट्स की एनआरवी अलहदा कैलकुलेट होगी और डैमेज यूनिट्स की एनआरवी अलहदा कैलकुलेट होगी, लेकिन कॉस्ट दोनों की सेम ही रहेगी, क्योंकि कॉस्ट तो हिस्टोरिकल होती है, वो तो जिस पे खरीदा हो, क्या वो कभी बदल सकता है, वो तो कभी नहीं बदल सकता। हमने जिस अमाउंट पर एक चीज खरीद ली है, वो तो हमेशा वही रहेगी। तो कॉस्ट में कभी कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। तो फिर पहला काम क्या करें, कॉस्ट ही कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉस्ट कैलकुलेट करना हमारे लिए ज्यादा आसान काम होगा। हमने कहा ठीक है जी, कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। पहले दो पे मेथड कौन सा लग रहा था, हमने कहा जी पहले दो पे मेथड लग रहा था फाइफो, सॉरी वेटेड एवरेज का। अब वेटेड एवरेज का तरीकेकार क्या था, ओपनिंग यूनिट्स और ओपनिंग कॉस्ट पकड़ेंगे, प्लस जो करंट कॉस्ट होगी वो ऐड कर देंगे। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग कॉस्ट प्लस करंट कॉस्ट सारी ऐड कर देंगे, और उनको टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे, यानी कि ओपनिंग यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स। तो हमने कहा ठीक है, ए के ओपनिंग यूनिट्स कितने थे, 10,000, उनका खर्चा कितना था, 70। तो 70 और करंट प्रोडक्शन कितने की हुई है, 4 लाख की। तो 70 प्लस 4 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स ओपनिंग के थे और 50,000 यूनिट्स मैंने अभी बनाए हैं, तो डिवाइडेड बाय 60,000। तो ये देखो, हमने क्या किया है, ए के लिए, हमने ए के लिए 70,000 प्लस 40,000 प्लस 4 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 प्लस 50,000, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या आ गई मेरे पास, 7.83। ये तो ए की आ गई। इसी तरह बी की लेके चले जाएंगे। बी के ओपनिंग कॉस्ट क्या थी, ओपनिंग यूनिट्स की कॉस्ट ही एनआरवी के ऊपर, क्योंकि एक 20 और एक 10 में से हमने एक 10 को चूज किया था, प्लस करंट प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, जो अभी यूनिट्स बनाए 6 लाख के, और इसको टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ओपनिंग यूनिट से मेरे पास 15,000 और करंट प्रोडक्शन मैंने कितने यूनिट्स की थी, 60,000 की थी। तो कॉस्ट पर यूनिट यहां से निकल आई, कितनी आ गई, 9.47। तो कॉस्ट पर यूनिट ए और बी की, इसमें कोई मसला, किसी का कोई सवाल।
हम कॉस्ट पर यूनिट इसलिए कैलकुलेट करें क्योंकि हमें तो क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री तो वैसे तो मुझे डायरेक्टली गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, लेकिन वो तो यूनिट्स गिवन है ना, उसके ऊपर रेट तो अप्लाई करना है मैंने। तो जब मैंने रेट अप्लाई करना है तो वो उसका रूल क्या था, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो कॉस्ट मुझे लैदा चाहिए, एनआरवी मुझे लैदा चाहिए, फिर दोनों में से चूज करूंगा कि लोअर ऑफ क्या है, उसके ऊपर अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करूंगा। यही पढ़ा था ना हमने, तो वही अप्लाई करेंगे। अब ओके है गानी, कोई मसला? चलो, कोई मसला नहीं है, तो फिर अब आते हैं ए और बी की कहानी तो हो गई हमारी, ठीक है। ए और बी की कहानी तो सीधी सीधी थी। नेक्स्ट कहानी किसकी है? अगली कहानी है सीओडी की। सीओडी पे एक मसला है, वो क्या? उसके ऊपर एवरेज मेथड नहीं है, उसके ऊपर फाइफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो चीज पहले आई होगी वो चीज पहले बिक गई होगी। अब आओ जरा इधर, समझते हैं वो कहानी को। जो चीज पहले आई होगी वो पहले बिक गई होगी। हमने कहा हाँ जी बिक गई होगी, ऐसा ही है। तो इन्होंने कहा जी कि जब फाइफो मेथड इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके पास शुरू में यूनिट्स कितने थे? हमने कहा जी शुरू में यूनिट्स थे मेरे पास 20,000। अभी सिर्फ सी की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, हमने कितने प्रोड्यूस किए? हमने कहा जी 75,000 प्रोड्यूस कर लिए। आखिर में क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी रह गई? हमने कहा जी 15,000 रह गई। तो ये 15,000 कौन से वाले यूनिट्स में से रह गई होगी? क्योंकि ऊपर वाले जो 20,000 थे वो तो मैंने पहले बनाए थे, तो वो तो जब बनाए थे तो उतने तो बचे नहीं, वो तो पहले बिक गए होंगे ना। हमारे पास हमेशा क्लोजिंग इन्वेंट्री में कौन से यूनिट्स रह जाते हैं? लेटेस्ट यूनिट्स। हमेशा कौन से रह जाते हैं? लेटेस्ट यूनिट्स रह जाते हैं। तो लेटेस्ट यूनिट्स कौन से थे मेरे पास, जो मैंने अभी अभी बनाए थे प्रोडक्शन वाले? कौन से? ये 75,000 वाले। कौन से वाले? ये जो 75,000 था ये बनाया था मैंने। तो इनमें से 15 रह गया होगा। तो इन 75,000 यूनिट्स पे टोटल खर्चा कितना आया था? हमने कहा जी 8,25,000 आया था। तो क्या मैं इससे कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर सकता हूँ? हमने कहा हाँ बिल्कुल। 8,25 को हम 75,000 पे डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हम एक यूनिट की कॉस्ट पर यूनिट क्या कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है ना? तो हमने कर दिया। हमने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये देखो, हमने 8,25,000 को पकड़ा और हमने 75,000 पे डिवाइड कर दिया, तो कॉस्ट पर यूनिट क्या आ गई? 11। और इसी तरह हमने डी का पकड़ा। डी की करंट प्रोडक्शन कॉस्ट क्या थी? डी की करंट प्रोडक्शन कॉस्ट थी 12 लाख, और कितने यूनिट्स बन रहे थे उसके अंदर? 1 लाख यूनिट्स बन रहे थे। तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई इसके अंदर? 12 आ गई। तो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने में किसी को किसी किस्म का कोई मसला? एनी वन, एनी प्रॉब्लम? चलो, गुड है। अच्छा जी, कॉस्ट पर यूनिट आ चुकी, ये तो हिस्टोरिकल थी, इसके अंदर तो किसी किस्म का कोई चेंज कभी आने वाला नहीं है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करनी है? एनआरवी कैलकुलेट करनी है। डैमेज यूनिट्स की लैदा कैलकुलेट करूंगा और गुड यूनिट्स की लैदा कैलकुलेट करूंगा। अच्छा, फिर एक सवाल ध्यान में आएगा कि सर एनआरवी गुड यूनिट्स के में चाहिए होगी कभी? तो हाँ भाई, चाहे गुड यूनिट्स हो चाहे डैमेज्ड यूनिट्स हो, एनआरवी टेस्ट आपने हर साल के आखिर पे लाजमी लगाना है। ठीक है ना? चाहे आपको इंडिकेशन मिली है चाहे आपको इंडिकेशन नहीं मिली है, आपने ये एनआरवी टेस्ट लाजमी लगाना है। ठीक है, तो ये टेस्ट हम लाजमी लगाया करेंगे। अच्छा जी, तो अब एनआरवी कैलकुलेट करेंगे। तो एनआरवी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। यानी कि आने वाले कल में मेरे कितने पैसे खर्च होंगे और कितने पैसे मुझे मिल जाएंगे। हमने कहा ठीक है। अच्छा,
हमने कहा जी कि हमने कहा लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी लेनी है, तो कॉस्ट हम ले चुके हैं, अब एनआरवी की बारी आ रही है कि एनआरवी कितनी है। तो हमने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। एनआरवी के लिए हमने पहले तो सेलिंग प्राइस ढूंढनी है, एक यूनिट कितने का बिक रहा है। तो हमने कहा जी ये यूनिट बिक रहे हैं 10 के, 12 के, 12 के और 12.5 के। मार्केट प्राइस पे कोई चीज नहीं मिल रही, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से कहानी होके लेके चलनी है। हमने कहा जी ये सेलिंग प्राइस दे रखी है, अब इतने रुपए का बेचने के लिए इसके ऊपर कॉस्ट कितनी आएगी, एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट कितनी है। तो हमने कहा अगर तो सिर्फ गुड यूनिट्स हैं, तो गुड यूनिट्स में सिर्फ वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आएगी। क्या? वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। लेकिन अब वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट जो है ये मुझे चाहिए पर यूनिट में। रोला ये है, ये मुझे किस में चाहिए? पर यूनिट में चाहिए। वो क्यों चाहिए? क्योंकि भाई मैंने पढ़ना तो है, ठीक है। अब मैंने करना तो है, अब बेचना है मुझे। चाहे वो अच्छे वाले यूनिट्स बेचूं, चाहे वो खराब वाले यूनिट्स बेचूं, मुझे तो हर तरह के यूनिट्स बेचने हैं, ठीक है। तो सेलिंग कॉस्ट तो हर एक पे लगेगी। और हमेशा जब भी एनआरवी कैलकुलेट करने जाते हैं तो हमेशा जो कॉस्ट फ्यूचर में लगनी होती है या जो रेवेन्यू फ्यूचर में जनरेट होना होता है, हम सिर्फ उस चीज को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा जी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट जैसे उसने एक ही बताई हुई है 60,000, लेकिन मुझे चाहिए पर यूनिट। मुझे क्या चाहिए? पर यूनिट। तो पर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? इसको डिवाइड किस पे करेंगे? सेलिंग यूनिट्स के ऊपर। किसके ऊपर डिवाइड करेंगे? सेलिंग यूनिट्स के ऊपर। तो सेलिंग यूनिट्स कितने थे? तो मैंने कहा जी ओपनिंग स्टॉक था 10,000 का, ठीक है। और प्रोडक्शन कितने की हुई है? 50 की। तो 10 और 50 कितने हो गए? 60। और 60 में से मैं क्लोजिंग स्टॉक जो 5,000 का है वो माइनस कर देता हूँ। तो हमने कहा जी 55,000 यूनिट्स बनाने पे मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी खर्च हुई है? 60,000 की खर्च हुई है। तो पर यूनिट कॉस्ट मुझे क्या पड़ी? हमने यहाँ पे एक कैलकुलेशन कर लेनी है, ठीक है। तो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी आ रही है? तो हमने कहा जी 60,000 डिवाइडेड बाय 55,000, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गई? मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट होगी। अच्छा। और फिर बी का इसी तरह करेंगे। टोटल मेरा 80,000 का खर्चा हो रहा है कितने नंबर यूनिट्स बेच के? 65,000 यूनिट्स बेच के। फिर हमने सी का किया, सी का हमने 90,000 का खर्चा किया कितने यूनिट्स बेच के? 80,000 यूनिट्स बेच के, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, डी का खर्चा कितना हुआ? 1 लाख का, कितने यूनिट्स बेच के? 1,01,000 यूनिट्स बेच के। और ये यूनिट सोल्ड कैसे कैलकुलेट किए? इसका ये फॉर्मूला लगाया हमने, क्योंकि हमेशा सेलिंग जो होती है वो हमेशा सोल्ड यूनिट्स पे आती है। तो सोल्ड यूनिट्स हमेशा कैसे कैलकुलेट होते हैं? ओपनिंग यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन, ठीक है ना। लाइक जैसे देखो मेरे पास ओपनिंग में शुरू में 10,000 पड़े हुए हैं ए के अंदर, नए मैंने कितने बनाए? 50,000। तो 50,000 जब नए बनाए और जो पहले से पड़े हुए थे दोनों को मिला दिया तो कितने हो गए? 60,000। और 5,000 मेरे एंड पे बच गए, तो इसका मतलब बाकी सारे बिक गए होंगे। तो यूनिट सोल्ड से हमने क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। और फिर उसने एक लफ्ज कहा था, वो क्या था? वो भी देख लो, लास्ट लाइन थी। वो लास्ट लाइन हम दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। क्या कह रहा है उस लास्ट लाइन में? कहता कंपनी एस्टिमेट्स दैट इन जनवरी 2010, यानी कि अगले आने वाले साल में, सेलिंग एक्सपेंसेस वुड बी इंक्रीज बाय 10%। तो हमारी 10% की इन्फ्लेशन भी आएगी, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, पहले तो पर यूनिट कॉस्ट निकाली, ठीक है। फिर पर यूनिट कॉस्ट को मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया 1.1 के साथ, क्योंकि 10% का इंक्रीज बता रहा है वो। तो हमने इसको सबको क्या किया, बारी बारी डिवाइड करके 1.1 से क्या करते चले गए? मल्टीप्लाई होते चले गए। तो ये कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक हो गई ना बात। तो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट में किसी को कोई मसला? एनी वन, एनी प्रॉब्लम?
हाँ भाई बता दो, यहाँ तक किसी को कोई मसला? ओके। तो हमने वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट के लिए क्या किया? एक तो कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली। एक हमने क्या कर लिया, एनआरवी निकाल ली, किसकी? गुड यूनिट्स की। गुड यूनिट्स की एनआरवी कितनी है? ये वाली दी हुई है। ठीक है। ये वाली जो है ये गुड यूनिट्स की एनआरवी है। इसको क्या हो गया? ठीक है। ये गुड यूनिट किधर गया? नहीं नहीं, ये नहीं है। सॉरी। ये आ गई गुड यूनिट्स की एनआरवी। ठीक होगी ना बात? बिल्कुल, 2010 में उसने कहा था 5% का 10% का इंक्रीज आएगा। इसलिए इन तमाम वैल्यूज को मैंने क्या कर दिया, 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 1.1 से मल्टीप्लाई किया तो फिर ये वाली वैल्यूज आ गई इनकी। अब बताएं जी, यहां तक किसी को कोई मसला, कोई सवाल? चलो, यहां तक हो गई कहानी। अब मैंने जी गुड यूनिट्स की एनआरवी कैलकुलेट कर ली थी। अब मुझे बैड यूनिट्स की भी एनआरवी कैलकुलेट करनी थी। गुड यूनिट्स की एनआरवी हो चुकी। अब देखो, चाहे गुड यूनिट से चाहे बैड यूनिट से, वो तो कॉमन कॉस्ट थी ना। वो तो लगनी ही लगनी थी। कौन सी? वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। तो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट तो हर हालत में लग रही थी, क्योंकि इसका हमारे नंबर ऑफ यूनिट से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। वो तो आपने जितने यूनिट्स बेचने हैं, ठीक है, वो आपके लगने हैं, क्योंकि वो डैमेज यूनिट्स पे तो नहीं खर्चा हो रहा ना। वो तो खर्चा हो ही रहा है, हर हालत में खर्चा हो रहा है। ठीक है ना? तो उसका तो इस चीज से कोई ताल्लुक वास्ता है ही नहीं। तो सेलिंग कॉस्ट आपकी हर हालत में खर्च हो रही थी। अब आते हैं किसके ऊपर? जो सिर्फ खर्चा किसके ऊपर होना है? डैमेज गुड्स के ऊपर। ठीक है। तो हमने कहा डैमेज गुड्स के ऊपर रिपेयर चार्जेस लगेंगे, तो हमें रिपेयर के पैसे इसके ऊपर खर्च करने पड़ेंगे। तो रिपेयर का खर्चा उसने खुद ही बता दिया। रिपेयर के लिए मुझे ज्यादा खपने छपने की जरूरत नहीं है। उसने कहा जी, यूनिट कॉस्ट टू रिपेयर डैमेज यूनिट्स इज एज फॉलोज। कितने कितने? तीन, दो, ठीक है, ढाई और 3.5। तो ये एक्स्ट्रा खर्चा होना है उन यूनिट्स के ऊपर जिन्होंने, जो क्या हो चुके थे? डैमेज हो चुके थे। तो डैमेज यूनिट्स के ऊपर ये और कॉस्ट है जो माइनस होगी। ठीक है। वो तो माइनस होनी होनी थी, एक और कॉस्ट माइनस कर देंगे। तो हमने क्या किया, हमने यहां पे भी एक और कॉस्ट को माइनस कर दिया। किसको? रिपेयर को। रिपेयर का खर्चा माइनस किया, तो फिर पीछे मेरे पास क्या आ गई? एनआरवी किन यूनिट्स की? डैमेज्ड यूनिट्स की। ठीक है ना? तो डैमेज यूनिट्स की मेरे पास क्या आ जाएगी? एनआरवी आ जाएगी। तो इसमें कोई मसला, कोई सवाल? बताओ। एनी वन, एनी प्रॉब्लम इन एनआरवी ऑफ गुड यूनिट्स एंड एनआरवी ऑफ बैड यूनिट्स, यानी कि डैमेज यूनिट्स? चलो। नहीं, कॉस्ट सिर्फ ज्यादा हुई है ना। एनआरवी तो कम, जितना खर्चा बढ़ता जाएगा एनआरवी कम नहीं होती जाएगी। तो एनआरवी कम ही कर रहे हैं हम। और क्या कर रहे हैं? और हमने एक और कॉस्ट माइनस कर दी उसके अंदर से। कॉस्ट तो ज्यादा लगेगी, ऑब्वियस ही बात है। नहीं मतलब नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट तो ओरिजिनल कॉस्ट है। हमने क्या कहा था? जो कॉस्ट है वो नहीं चेंज हो रही। ये तो उसके ऊपर अलहदा पैसा लगा रहा हूं मैं। उसके अंदर ओरिजिनल कॉस्ट में कुछ नहीं ऐड होगा। ये याद रखनी है बात। ये जो हम रिपेयर कॉस्ट इसके ऊपर बेयर करते हैं, दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ द कॉस्ट पर यूनिट। वो खर्चा हम एक बार ही कर चुके, जो हमने शुरू में कर दिया है। और कोई कॉस्ट नहीं ऐड होगी इसके अंदर। ठीक है ना? तो और किसी किस्म की हमने कोई कॉस्ट ऐड नहीं करनी। वो एनआरवी की कैलकुलेशन में हम सेलिंग कॉस्ट में डाल देते हैं वो चीज जो आगे आने वाला खर्चा है। क्योंकि एनआरवी का फार्मूला क्या था? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। तो जो आगे फर्दर खर्चा होता है वो सेलिंग कॉस्ट में चला जाता है, यानी कि फ्यूचर कॉस्ट में चला जाता है।
क्लियर? कोई मसला? कोई सवाल? ले जी, हमारे पास दोनों के रेट आ चुके हैं। अब क्या करना है? अब आपको चूज करना है, पहले तो गुड यूनिट्स की तरफ आओ। ठीक है, पहले हम किसकी तरफ आएंगे? गुड यूनिट्स की तरफ। गुड यूनिट्स मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए थे, कितने थे? 4700, 9400, 14200 एंड 22500। ये हमने उठा लिए। 4700, 9400, 40200 और 22500। अब मुझे सिर्फ चूज क्या करना था? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। कॉस्ट मेरे पास है इनकी कितनी? अभी सिर्फ गुड यूनिट्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो गुड यूनिट्स को कंपेयर करो। तो ए के अंदर खर्चा कहाँ कम हो रहा है? तो हमने कहा जी, ए में खर्चा यहाँ कम हो रहा है, 7.83। यानी कि कॉस्ट में खर्चा कम है। बी में भी कॉस्ट में खर्चा कम है। लेकिन जब हम आए सी की तरफ, तो सी में जो है वो एनआरवी कम चलेगी कॉस्ट से। तो सी में एनआरवी उठाएंगे, और डी में भी एनआरवी ही उठाई जाएगी। ओके हो गई ये बात? तो हमने इनको उनकी कॉस्ट और एनआरवी से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। ये देखो, यहाँ पे हमने पहली दो की क्या उठाई है? कॉस्ट। और बाकी दो की क्या उठाई है? एनआरवी पिक कर ली है। और हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिया उनके रिस्पेक्टिव यूनिट्स के साथ। तो ये तो आ गई गुड यूनिट्स की कॉस्ट। अब आ जाते हैं डैमेज की तरफ। डैमेज ये वाले यूनिट से, 300, 600, 800 और 1500, इनके ऊपर क्या उठाएंगे? अब मैंने कॉस्ट को किसके साथ कंपेयर करना है? अब मैं कॉस्ट को कंपेयर करने जाऊंगा ये नीचे डैमेज वाली एनआरवी के साथ, ये जो येलो के अंदर है। अब ए में एनआरवी चूज हो रही है, क्योंकि 7.8 में और 5.8 में 5.8 चूज हो गया। फिर 9.47 में और उसमें 8.65 में 8.65 चूज हो गया। 11 और 8.26 में 8.26 चूज हो गया। और 12 में 7.91 में 7.91 चूज हो गया। तो दैट मीन्स कि सब की क्या आएगी? एनआरवी लगेगी। तो हमने सबके ऊपर एनआरवी लगा दी। ये देखो, 5.8, 8.65, 8.62, 7.91। और बाद में हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद सबको ऐड कर दिया। तो ये मेरे पास क्या आ गई? मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो कि बैलेंस शीट में जा सकती है। बताएं जी, इस सवाल में किसी को कोई मसला? एनी वन, एनी प्रॉब्लम? हाँ जी भाई, बाकी भी बोले। चलो, गुड हो गया। जहां मसला आना है बेटा, आप लोगों ने मुझे बता देना है। ठीक है? जहां कोई इशू क्रिएट हो, जहां आपको मसला है, आप मुझे बताया करेंगे। चलो। और मैं पूछता इसलिए रहता हूं ताकि मुझे पता रहे कि आप लोग जिंदा हैं या जिंदा नहीं है। ठीक है? आज के लिए काफी है। बाकी भी बताओ, क्या करना है? इनफ है आज के लिए? चलो, ठीक है। इनफ है आज के लिए फिर। बाकी फिर इंशाल्लाह जो है हम कल करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ज्यादा कर लें। ठीक है? सिमिलर क्वेश्चन होमवर्क दे दें। सवाल अच्छा था, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन है नहीं, आगे जनरल एंट्रीज के सवाल हैं। तो हाँ, ऐसा कर लो कि क्वेश्चन नंबर 7 में ना तुम लोग कॉस्ट कार्ड बना लो। ठीक है? कॉस्ट कार्ड बना लो तुम लोग। ये ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इसका कॉस्ट कार्ड तुम लोगों ने बनाना है। ये तुम्हारे जिम्मे है। फिर जनरल एंट्रीज मैं कराऊंगा।
ठीक है, सिर्फ कॉस्ट कार्ड बनाना है। हाँ, अभी कल भी इसी टाइम होगी क्लास। कल भी जो है ना वो टाइम 7:30 ही है। ठीक है। हाँ। डन। चलो, बाकी इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।